रेडियो एक्टिविटी। ध्यान से समझना और सारा कुछ आज खत्म करेंगे इसको। तो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरेल, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरेल, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि कोई और अदर पार्टिकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया, टोटल एक दूसरे को बैलेंस कर सकते थे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत जाके बाद में हुई थी, 1932 के आसपास हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। जब तक मॉडल्स भी आ गए थे हमारे, हम लोग यहाँ पे 2 मॉडल्स पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो टिल रदरफोर्ड मॉडल तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बाद चैडविक ने जाके उसको डिस्कवर किया था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, प्रोटॉन के बाद में सब साइंटिस्ट इसके पीछे भागने लग गए, रेडियो एक्टिविटी के पीछे। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, एंड सच रेडिएशन, सच सब्सटेंस और एलिमेंट आर टर्म्ड एज, उन्हें हम क्या नाम देंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो बेटा इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए कि सर्टेन सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल दो या फिर एलिमेंट्स बोल दो, विच कॉन्स्टेंटली, व्हाट यू मीन बाई कॉन्स्टेंटली? लगातार एमिट रेडिएशंस, जो लगातार क्या करते थे? रेडिएशंस निकालते। व्हाट आर रेडिएशंस? रेडिएशंस आर द रेज, एनर्जी रेज, ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली एमिट रेडिएशन, एंड these substance are called, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो फिनोमेना हुआ, जो एमिशन का, द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इज इट क्लियर? ऑलराइट, नाउ सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। द एग्जांपल्स आर लाइक यूरेनियम 235, atomic number 92, thorium, then plutonium, then radium, francium, etc. All these elements are the radioactive substances. Got it? मेरी क्लास कहाँ है? कौन सी? किधर शिफ्ट कर रहे हो? Is that clear? Now second thing. अब ये जो रेडिएशंस होते हैं इनको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया और उसके थ्रू बताया गया। नाउ सी वो एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। इस पे हमने कर दिया जिंक सल्फाइड की कोटिंग। यू नो व्हाट इज जिंक सल्फाइड? एक तरह से फ्लोरोसेंट मटेरियल है, कोई भी चीज़ हिट होगा तो डेफिनेटली हमें क्या होगा? दिखाई देगा। और यहाँ पे लगा दिया इसने एक लेड बॉक्स और इस जगह पे रखा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और किसके बॉक्स में रखा बेटा इसको? वाई लेड बॉक्स? रिमेंबर वन थिंग कि दीज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस टू अस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल। एटम बम्स बनाने के यूज़ होते हैं। आप समझ सकते हो एटम बम के देखिए कितने सारे रेडिएशंस निकलती होंगी, कितना हार्म कर सकता है। तो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए लेड इज यूज्ड। द सिंबल ऑफ लेड इज, इसीलिए लेड बॉक्स में रखा है। हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब रेडिएशन इजीली। तो रेडिएशन जो होगा बाकी तरफ से तो क्या हो गया? एब्जॉर्ब होगी, सिर्फ यूनि डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और जब ऐसा देखा गया तो हिट सीधा हुआ। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कुछ भी कंक्लूड नहीं हो पाया। क्यों? क्या यहाँ से पता चल पा रहा है? बस यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेज आई और हिट करी, मतलब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली निकला है। ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई?
लेकिन क्या यहाँ से इसका चार्ज वगैरह या फिर इसके अंदर कितना मैटर है वो चीज़ पता कर पा रहे हैं हम? नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। क्या लगाई? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपके इन दिस मैनर। एक और बैटरी लगा दी। तो अब क्या नोटिस किया इन्होंने, कुछ रेस तो इधर डाइवर्ट होगी, कुछ रेस इधर डाइवर्ट होगी और कुछ सीधी चलेगी। दैट मीन्स 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस आर एमिटिंग फ्रॉम दीज रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। जो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, डेफिनेटली दीज आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रेज रही होंगी, वी कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज। जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, दीज आर नेगेटिव रेज, ये डेफिनेटली होगा। और जो सीधी चली गई वो न्यूट्रल होंगी। ये क्लियर हुआ? नाउ बैकरल ने इनको नाम दिया, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, दीज रेज आर कॉल्ड एज अल्फा रेज। इनको नाम दिया गया अल्फा रेज। जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, बीटा रेज। और जो सीधी चली गई उन्हें कहा गया गामा रेज। अब इनके चार्ज कितने हैं, इनका मास कितना है, इनका चार्ज बाय मास वैल्यू कितनी है, कितना इनके सारे फीचर्स होते हैं, वो सारे डिस्कशन करना है। क्लियर? नोट डाउन दिस। नाउ वी कैन डू वन थिंग। अब इसका एक चार्ट बनाते हैं कि इसका कितना चार्ज है, कितनी चार्ज बाय मास है, कितना वैल्यूज एंड एवरीथिंग, उन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, अल्फा रेस क्या थी, बीटा रेस क्या थी एंड गामा रेस क्या थी, इन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो मेक अ चार्ट लाइक दिस इज अल्फा रेस। सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज, देन अल्फा रेस। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं ताकि आपको नाम याद रहे। वी कॉल्ड एज अल्फा रेस। देन यू हैव बीटा रेस, दैट इज बीटा। देन यू हैव gamma rays, we called as gamma rays. क्लियर? इसी फॉर्मेट में बनाना बेटा इस चार्ट को भी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी नेचर। व्हाट इज द नेचर? नेचर ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। इनकी डेफिनेशंस आती हैं बेटा। व्हाट आर गामा रेस, व्हाट इज अल्फा रेस, स्पेशली फॉर द अल्फा रेस। अल्फा रेस पे ज़रूर आप पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आपको अल्फा रेस के बारे में सब कुछ पता हो ढंग से। देखिए, फर्स्ट आ जाता है इसका नेचर, कि नेचर वाइज क्या होते हैं। तो नेचर वाइज देखेंगे तो अल्फा रेस आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है? और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दीज आर जनरली अ हीलियम न्यूक्लियाई। एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है? हीलियम 2 पॉजिटिव आयन को कहा जाता है अल्फा रेस। अब ये हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? देखिए बेटा, अल्फा रेस को अलग से भी लिखना आपको इस तरह से। अल्फा रेस के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगले पेज पे लिखो इसको। देखो, दिस इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ठीक है? हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एंड ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए न्यूट्रल स्पीसीज। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा 2 पॉजिटिव 2 एंड 4। प्रोटॉन तो उतने ही रहे बट इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, क्योंकि 2 थे वो भी तुमने खा गए। दूसरे तरीके से समझो, ये न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इस टाइम तक, तो हम मानेंगे न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है? प्रोटॉन्स। और बाहर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन को हटा दो, -2 इलेक्ट्रॉन कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचेगा बेटा? ये पूरा का पूरा शेल गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास। तो इसे क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियस था, वी कॉल्ड एज अ हीलियम न्यूक्लियस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। इज इट क्लियर नाउ? सो वी कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई बोल दो, हीलियम न्यूक्लियस बोल दो। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग जस्ट अ हीलियम न्यूक्लियाई। क्या था ये? हीलियम न्यूक्लियस था।
और हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई। क्लियर हुआ? आगे समझ में? नाउ बीटा रेज क्या थी? बीटा रेज की जो भी प्रॉपर्टीज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच शोज द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू अ इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो किसकी तरफ प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की। तो हम कह सकते हैं एक तरह से इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन था वही बीटा पार्टिकल था एक तरीके से। और गामा रेज जो था वो न्यूट्रल पार्टिकल था, सिमिलर टू द प्रॉपर्टी शोइंग एज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा था। न्यूट्रॉन नहीं था बट न्यूट्रॉन की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका ये कि नेचर वाइज थे क्या। आप ये भी बोल सकते हो नेचर वाइज दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेचर वाइज दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेचर वाइज इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये भी कह सकते हो आप, पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं या नेगेटिव रेज हैं, दीज आर न्यूट्रल रेज। आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको। सेकेंड चीज, चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? दो तरीके से बात करूंगा। चार्ज इस पे है +2 यूनिट। अगर यूनिट की फॉर्म में बात करें तो +2 यूनिट का चार्ज है, इस पर -1 यूनिट का चार्ज है, और इस पर कितना बेटा? 0 चार्ज। देयर इज नो चार्ज, तभी तो न्यूट्रल है। क्लियर है? अब बात करते हैं कूलम्स की फॉर्म में। व्हाट इज द चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम्स? तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन था? नहीं, प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 है ना। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द प्रोटॉन? याद करो, 1.6 × 10⁻⁻19। ये एक प्रोटॉन का था। ऐसे कितने हैं मेरे पास? दिस इज द चार्ज। क्लियर हुआ? कैसे निकाला? नाउ इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? सेम वैल्यू, ओनली द सिंबल इज डिफरेंट। सो -1.6 × 10⁻⁻, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ गामा रेज? क्लियर? सेकेंड कंप्लीट। थर्ड, मास। पहले बात करूंगा रिलेटिव मास की। चलो ऐसे लिखते हैं, मास। सीधा ही मास निकालते हैं। अल्फा रेस पे मास कितना है? सो द मास इन टर्म्स ऑफ AMU इज 4 AMU। इसका मास 4 AMU के बराबर है, दैट इज 4 AMU। अब अगर इसकी बात करें तो कितना है? दिस इज द 1 यूनिट चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज, अगर AMU में बात करें तो इतना बोले बेटा। एक न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो याद रखना, न्यूट्रॉन की जो मास होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन मास। वो प्रोटॉन के मास के बराबर दिखता है हमें। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.008 AMU के आसपास था, AMU के टर्म्स में। अब इसको बात करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और किलोग्राम्स। सो यहाँ पर बेटा देखेंगे 4 मास तो प्रोटॉन ही डिसाइड करेगा। तो मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स, तो डेट इज 4 × 1.672 × 10⁻24 ग्राम इज द मास। एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई विद द 4। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर इसकी बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 × 10⁻31 kg, और यू कैन से 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स। और न्यूट्रॉन का जो मास निकला दैट इज 1.675 × 10⁻24 ग्राम्स। दिस वॉज द मास ऑफ गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनिट्रेशन? जैसे कि पेपर लिया, उसे बुलेट फायर किया, पार हो गया, और उसी बुलेट को अगर मैं दीवार में फेंकता हूँ तो शायद आर पार ना हो, वो बस जाके धंसता है। पेनिट्रेट का मतलब कितना अंदर तक जा सकता है, भेदना। समझ में आया? इसको हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता। कोई भी पार्टिकल कितना अंदर तक जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इज इट क्लियर?
समझ में आया? तो पेनिट्रेट कितना हुआ? तो अल्फ़ा रेज की अगर बात करें तो ये पेपर से शायद आर पार ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पार्टिकल है। तो एक पेपर से अगर आर पार करने की कोशिश करूँगा तो शायद नहीं हो, लेकिन ना थिन फॉइल से आर पार करने की कोशिश करूँ तो शायद हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन की पावर के अंदर अल्फ़ा रेज जो होती हैं डू नॉट ईजिली पेनिट्रेट थ्रू अ थिन फॉइल। फॉइल कौन सी? मेटल फॉइल। ठीक है, एक मेटल फॉइल से आसानी से पेनिट्रेट नहीं हो पाता। ठीक है, इज इट क्लियर? बीटा रेज की बात करें तो बेटा इससे 100 गुना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है। कितनी? 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फ़ा रेज। और गामा रेज की बात करें तो वो बीटा रेज से भी 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। समझ में आई बात? इतनी ज़्यादा पावरफुल ये पेनिट्रेशन पावर है। तो इट इज़ 100 टाइम्स दैट ऑफ या 100 टाइम मोर पेनिट्रेट देन अल्फ़ा रेज। और अगर इसकी बात करें तो 10 की पावर 5 टाइम्स मोर पेनिट्रेट देन अल्फ़ा रेज। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेज कौन सी हुई? गामा रेज। समझ में आई? नोट डाउन दिस फास्ट। नाउ सी नेक्स्ट। अब आती है बात बेटा न्यूट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन अभी मैं करवा रहा हूं, बट मेक श्योर न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी इट इज आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल। आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद डिस्कवरी हुई थी, लेकिन पहले कर लो ताकि क्या उसके पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी बातें वो समझा देता हूँ। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने दिया था बेटा? चैडविक। और ये भी इसने दिया नहीं था कि इसको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं था, गलती से हो। एक्चुअली ही वॉज वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पे काम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कहा कि बेरिलियम लिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है, और इस पर एक अल्फा पार्टिकल हिट करवाएं। तो अल्फा पार्टिकल को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, अब लिख सकता हूँ। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? डिफाइन अल्फा पार्टिकल। इट इज अ हीलियम न्यूक्लियर, और हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। यू वेरी वेल नो दिस थिंग। तो सेम सिचुएशन लिख दूँ। तो एक अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे हिट करवा रहे थे, तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस की? कि कार्बन बना। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास मस्ट बी कंजर्व्ड, होना चाहिए भैया। चैडविक ने भी देखा भैया, चेक करता हूं मैं। 9 + 4 ये मास है, कितना हुआ? 13। लेफ्ट हैंड साइड 30, राइट हैंड साइड 12। कंफ्यूज। एटम्स देखते हैं, 4 + 2 6, एटॉमिक नंबर 6 है। प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन बराबर है, लेकिन मास में कमी आ गई। तो चैडविक के दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मास ऑफ जो आपका कंजर्वेशन मास है जो लेवोसिन ने दिया था, अगर वो सही है तो टोटल मास बराबर होना चाहिए। तो इसने सोचा कि क्या हो गया ऐसा है कि मास कहाँ गया, मेरे पास कार्बन मिला, मास कहाँ गया। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखी, इस सिचुएशन के अंदर कहीं पर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फोटोग्राफिक प्लेट पे चेक कर रहा था, ना इधर हिट किया ना इधर हिट किया, कुछ नहीं हो रहा था, सीधा सीधा काम हो रहा था। तो बहुत सोचने के बाद सोचा कि इसमें ज़रूर एक ऐसा पार्टिकल निकला होगा जो न्यूट्रल पार्टिकल होगा, जिसके पास चार्ज तो नहीं है बट हैविंग सम मास, उसके पास मास ज़रूर था। तो उसने फिर इसको नाम दिया न्यूट्रॉन, जिसके पास चार्ज कुछ नहीं है बट हैविंग सम मास, एंड सच पार्टिकल इज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन। अब इसने बार बार करवा के देखा, एक बार इस पे करवा के देखा, फिर इसने बोरॉन पे करवा के देखा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, और यहाँ पे इसका हो गया
आई थिंक होता है इसका 11, ठीक है। लेट्स सी, अल्फा पार्टिकल हिट करवाया है 2 4, चेक करते हैं जरा क्या बना। 11 + 4 15, 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। फिर से इसको वही चीज़ मिली, समझ में आई बात। फिर से उसको वही चीज़ मिली, मास में कमी आई। फिर से उसने चेक किया, ज़रूर यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला होगा, और इस न्यूट्रल पार्टिकल को बाद में इसने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन बाय चैडविक। अब जल्दी से बता दो उसका चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, एंड चार्ज बाय मास वैल्यू क्या होगी। चार्ज कितना बेटा? व्हाट इज द चार्ज? 0, हैविंग नो चार्ज। मास, बट हैविंग सम मास, मास है इसके पास 1.008 AMU, और वी कैन से 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। चार्ज बाय मास, जब चार्ज 0 है तो 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 0। तो इस तरह से चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और ये सारी बातें बनी। गॉट इट? फटाफट लिखो, उसके बाद एक चार्ट लिखूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सारी सिचुएशन एक साथ ले देता हूँ। नाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जितनी भी बातें हैं सब एक साथ क्लम करो, सो डैट आपको ईज हो लर्न करने में। पहली चीज़, डिस्कवर। कौन था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन का पहली बात तो ये याद रखनी है बेटा। सेकंड थिंग, नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव पार्टिकल था। ये रेज नहीं है, दीज आर द पार्टिकल्स, वो रेज थे। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल था, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल था। ठीक है। थर्ड थिंग, चार्ज। अगर चार्ज की बात करें तो दो टर्म्स में बात करते हैं। चार्ज की यूनिट के फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव होता है, प्रोटॉन P पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन N1 नॉट होता है। इस तरह से सिंबल भी लिख लेना इसके। सो चार्ज -1 यूनिट था, +1 यूनिट था, और इस पे कितना था बेटा? 0 था। अब इन टर्म्स ऑफ कूलम लिखते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका 0। समझ में आया? सो चार्ज भी क्लियर हुआ। अब आती है मास। मास की बात करते हैं। फोर्थ, तो पहले बात करते हैं रिलेटिव मास की। रिलेटिव मास, रिलेटिव मास का मतलब क्या? आप रिलेट कर रहे हो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ रिलेट करने की बात आई तो इसका मास जो था इट इज़ 1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है इन टर्म्स ऑफ AMU। इतना मास मिला। प्रोटॉन का मास मिला मेरे को 1.007 AMU, और न्यूट्रॉन का मास मिला 1.008 AMU। देयर इज अ स्लाइटली difference in the mass of proton and neutron. Neutron mass is slightly greater than the mass of a proton. Got it? थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात पे। Then you have a rest mass, या simple we can call as mass. मास की बात करें तो mass of electron is कितना था? 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। प्रोटॉन की बात करें 1.672 × 10⁻⁻27 kg, और 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। न्यूट्रॉन की बात करें 1.675 × 10⁻⁻27 kg,
1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ? किसका मास ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का कि प्रोटॉन का? ऑल्दो द मास इज ऑलमोस्ट सेम 1.67, दोनों का लगभग एक ही है, लेकिन मैं आगे की डिजिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पिक्चर क्लियर हो कि किसका हल्का सा वेरिएशन है। गॉट इट? और जो वेरिएशन है बहुत ही नेग्लिजिबल वेरिएशन है, बट स्टिल द मास इज डिफरेंट। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, चार्ज बाय मास रेशियो, जिसको हमने क्या कहा था बेटा, E बाई एम रेशियो, यही कहा था ना। E बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, या फिर 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। प्रोटॉन की बात करें, इट वॉज 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। और ये मैक्सिमम कब था? मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड। बताया था ना, डिपेंड्स करता है। देन न्यूट्रॉन का, जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा? क्लियर? नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ गैस फिल्ड। भाई इलेक्ट्रॉन को हमने कैथोड रेज नाम दिया था, एंड कैथोड रेज डिपेंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस फिल्ड इनसाइड द ट्यूब। सो हम बोलेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज जो थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन गैस फिल्ड, जबकि एनोड रेज पे डिपेंड कर रही थी। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड ऑन गैस फिल्ड, जबकि न्यूट्रॉन के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया, ना ही कुछ बात हुई। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओरिजिन। 8, ओरिजिन कहाँ था बेटा? कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे? दे आर कैथोड प्लेट। सो बिल्कुल, तो अब इसको कैथोड रेज कह सकते हैं। कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट। मेन चीज़ तो यही थी, कैथोड प्लेट से निकली थी। और जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, कैनाल रेज की बात करते हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? यस, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ गैस, जबकि इसके ऊपर तो कुछ बात ही नहीं है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना से ओरिजिनेट हुई होंगी। ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू आपको सब कुछ एक साथ याद करने में हेल्प होगी। मेक श्योर। नाउ सी, after the completion of the subatomic particles, after discovery of the particles, that is proton and electron, neutron was not discovered at that time, it was discovered later on by the Chadwick in 1932. all right, after the discovery of, that is after the Rutherford model, Rutherford model के बाद में आया था न्यूट्रॉन। तो उससे पहले की बात हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बात करेंगे। तो एक एटम के बारे में कैसा पता लगा कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, ये पता लग गया। अब एटम की फ्रेमवर्क देखते हैं कि एटम कैसा होगा। तो उसके लिए बनाए गए बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी थ्योरीज। तो थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। थॉमसन से पूछा गया कि आपने एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज के बताया जिसके ऊपर बहुत मुश्किल से, जो इनविजिबल, और उसके ऊपर आपने चार्ज में मास वगैरह सब कुछ बता दिया। तो आप बताइए भाई, उस वक्त तक थॉमसन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट बन चुके थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे। तो उनसे पूछा गया कि एटम कैसा होगा। तो उन्होंने कहा एप्पल खा रहे थे, आई थिंक वो प्लम खा रहे थे शायद, बोलते ऐसा होगा प्लम के जैसा या वाटरमेलन के जैसा होगा। तो उससे पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों, आपने सिर्फ प्लम ही क्यों बोला, वाटरमेलन ही क्यों बोला, स्क्वायर क्यों नहीं बोला, ट्रायंगल क्यों नहीं बोला। तो उनका एक रीज़न था। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक यूनिट देख लो चाहे मैक्रोस्कोपिक यूनिट देख लो, माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की देखता हूँ, तो उनका जो शेप होता है डेट इज इन द स्फेरिकल, तो स्फेरिकल होगा। बारिश की बूंदें भी स्फेरिकल होंगी,
ये अर्थ भी स्फेरिकल है, ये यूनिवर्स भी स्फेरिकल है और ये सन भी स्फेरिकल है, हमारे सेल्स भी स्फेरिकल ऑलमोस्ट। वाई द स्फेरिकल वन? ऐसा ही क्यों? क्योंकि जो स्फेयर होता है, जो सर्कल होता है, उसके चारों तरफ इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस्ड रहता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला जो मॉडल्स आया था डेट वाज थॉमसन मॉडल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? मॉडल्स ऑफ एटम्स की, ठीक है, जिसमें 3 मॉडल्स आपको इस साल पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मॉडल आया था डेट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसी को एक और नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसका एक और नाम था वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है इसको, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। सबने खाया है ना वाटरमेलन एंड प्लम? तो उन्होंने क्या कहा एक एटम के बारे में? कैसा कहा? देखिए बेटा, इन्होंने कहा कि एक एटम जो होगा स्फेरिकल होगा। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी है इसकी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, तो अब उससे पूछा गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है फिर बताओ? तो उसने कहा कि जैसे सपोज करो ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक अंदर का प्लम होगा जो उसका रेडिश पार्ट है, और बीच में कौन होगा? सीड्स। दो जो सीड्स थे, ये सीड्स हैं बेटा, जो सीड्स थे दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इनको मान लो नेगेटिवली चार्ज है। और जो इसका प्लम था, जो इसका प्लम था, प्लम मतलब जो उसका रेडिश पार्ट था, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज्ड। एक एटम ऐसा होगा। अब उससे पूछा गया, चलो ये बताओ कैसे ये थॉमसन मॉडल जस्टिफाई कर रहा है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने बोला होल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द होल नेगेटिव चार्ज। पहले तो उसका कंसेप्ट बता दिया कि किस किस तरह से होगा, स्फेरिकल होगा, सीड्स होंगे और प्लम होगा। प्लम इज पॉजिटिवली चार्ज बाय द सीड्स आर द नेगेटिवली चार्ज। द होल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द होल नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। इसने एक बात कही, होल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, किससे बैलेंस हुआ? बाय नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब थॉमसन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी समझा पाया? ठीक है। थॉमसन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात समझा पाया। बट क्या क्या लिमिटेशन बनी वो बात समझो। लिमिटेशन क्या क्या थी? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम स्टेबल कैसे होगा वो बात नहीं समझा पाया। तो फर्स्ट तो डिफरेंस यही आ गया, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरी बात, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कंसेप्ट, शेप ऑफ एटम। ठीक है, इन सब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसने, कि हाउ एटम्स गेट रिएक्टेड विद ईच अदर, केमिकल रिएक्शन के बारे में भी कुछ नहीं था। स्टेबिलिटी में सारी बातें आ गई। इट्स अ रिजेक्टेड मॉडल। बात क्लियर है? जो आगे के मॉडल्स में बातें बताएगी वो सब कुछ पीछे वाले मॉडल्स के अंदर सब कुछ वैनिश था। ठीक है, ऑल तो बहुत ही कम पूछा जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, वाटरमेलन मॉडल क्या था, या फिर इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है बेटा रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बकवास सा मॉडल था, प्लम खाओ मजे करो, बस ये कहानी थी इसमें। अब जो मॉडल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल्ड एज रदरफोर्ड मॉडल। एक्चुअली इट वाज नॉट अ मॉडल। रब करें इसको, हो गया। अब आइए रदरफोर्ड मॉडल पे, सेकंड मॉडल। 3 ही मॉडल्स हैं आपके कोर्स में इस साल। नाउ वी हैव अनदर सिचुएशन
रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आपको कल, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा सिचुएशन बता दो। रदरफोर्ड वॉज नॉट वर्किंग ऑन द एटॉमिक मॉडल्स, वो एटॉमिक मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे। ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिव। सब लोग उसी के पीछे भागे पड़े थे, तो ये भी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल पे एक अल्फा पार्टिकल हिट करवाया और देखे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। ठीक है, तो वो कल बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑलराइट, थैंक यू।